can I present one? There is a one document to me. I'll present to you. Let's see whether Hello, you can sir. understand or not. Just to stop. हेलो सर, आवाज आ रही है? सर स्क्रीन अब शेयर हो रहा है। हाँ, दिखाई दे रही है। प्रश्न पत्र का प्रारूप जी जी दिखाई दे रहा है। हाँ, ओके सर, ठीक है। चलिए बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं प्रश्न पत्र का प्रारूप, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके साइंस 1 के क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका अंतिम प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 5 नंबर का है और 5 नंबर बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं आपके नंबरों को बढ़ाने में। और ये प्रश्न भी बहुत आपको हेल्प करेगा आपके नंबरों को बढ़ाने में, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बड़ी होते तो बड़े हैं, लेकिन उनको पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया गया है। बहुत ही आसान तरीके से पूछते हैं। आपको चित्र दे दिया जाता है, उसके ऊपर आपको एक एक नंबर के 5 सवाल आपको पूछे जाते हैं, जिसका कि उत्तर आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। बस जरूरत हमें होती है थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने की। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें आता है, वो 5-5 अंकों के हमें 2 प्रश्न उसमें मिलते हैं और जिनमें से किसी एक को हमें हल करना होता है। तो आप पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, दोनों प्रश्नों को पढ़ लीजिए, दोनों प्रश्नों में क्या क्या पूछा है वो पढ़ लीजिए। और आपको पढ़ने के बाद आपको जिस प्रश्न में आपको आपका कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, उसी प्रश्न को आप हल करिए। कोई एक ही प्रश्न आपको हल करना है, तो जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जिसके उत्तर आपको पता हो, उस प्रश्न को आप हल करने के लिए जाइए। तो चलिए हम 1 से लेके 5 पार्ट, आपके साइंस 1 के 1 से लेके 5 पार्ट तक में जितने भी प्रश्न आपको संभावित हैं, जो आ सकते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, उनकी एक बार फिर से पुनः रिवीजन उसका कर लेते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने चित्र है। इस चित्र से आप बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे, आपके टेक्स्ट बुक में चित्र आपको दिया गया है। तो ऐसी, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि हमें पिक्चर्स देते हैं और उसके ऊपर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक पिक्चर आपको दे दी जाएगी, आप पिक्चर को स्टडी कर लीजिए और उसके बाद उस पे जो प्रश्न है, देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, तो एक 5 क्वेश्चन है, तो आपको समझ जाना है कि हर एक क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो जो पहला प्रश्न से पूछा गया है वो है, बहुत ही आसान है, आप सबने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, तो ये मान के चलते हैं कि आपको इस सब की जानकारी है, आपने सारे पाठों को आपने पढ़ लिया है। तो पहला जो प्रश्न हमारा है वो है, आधुनिक आवर्त सारणी की व्यवस्था किस आधार पर की गई है। तो हम सब जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी की व्यवस्था तत्वों के परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में तत्वों को रखा गया है। तो आपको इसमें उत्तर यही लिखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी की व्यवस्था परमाणु क्रमांक के आधार पे की गई है। तो इतना अगर आपने यहाँ पे उत्तर लिख दिया, या फिर आपने सिर्फ परमाणु क्रमांक भी आप लिख देंगे, तो भी आपको वहां पे एक नंबर मिल जाएगा। तो कोशिश करिए कि आपका उत्तर पूरे वाक्य में हो। तो इसलिए उत्तर ऐसा लिखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की व्यवस्था तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर की गई है। दूसरा प्रश्न है आपका, आकृति में विविध खंड कैसे दर्शाए गए हैं। तो आप सबको पता है कि हमारे पास 4 खंड है, जिसमें एस खंड जिसमें हम समूह 1 और 2 का समावेश होता है, पी खंड जिसमें हम शून्य समूह वाले तत्वों को लेते हैं, डी खंड जिसमें हम समूह 3 से लेकर के 17 तक का समावेश होता है, और लास्ट के एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसमें हमारा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होता है। तो हमें ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जितना हमें पूछा गया है उतना ही हम जवाब देंगे। जो पूछा गया है उसी का उत्तर दीजिए, ज्यादा हमें और एलोबोरेट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही नंबर का ये प्रश्न है। तो आपको उसमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड, ऐसे आप 4 खंड इसमें लिख देंगे, आपको एक नंबर यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न इसी में पूछा जाता है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे पर कौन से तत्व मौजूद होते हैं। तो आप सबको पता है होगा कि टेढ़ी मेढ़ी, जहाँ पे देखो आपको रेखा दिख रही है टेढ़ी मेढ़ी, ये देखिए ऐसी रेखा टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर इसके जो किनारे पर जो तत्व होते हैं वो होते हैं धातु सदृश, जिसमें कि धातुओं और अधातुओं दोनों के ही गुणधर्म पाए जाते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही हमारा उत्तर लिखना है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे पर धातु सदृश तत्व हैं।
इतना ही उत्तर हमें यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न है, हमें आवर्त सारणी के पहले समूह के दूसरे आवर्त के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दर्शाने वाली आकृति बनाओ। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, हमें बहुत अच्छे से समझना है। देखिए प्रश्न में हमें क्या बोला है कि आवर्त सारणी का पहला समूह, तो आप पहले समूह से नहीं हटेंगे, और पहला समूह आप सबको पता है। मैं यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिखाना चाहूंगी जो जिसमें कि हमें आवर्त सारणी है। जस्ट होल्ड ऑन। ये देखिए, ये रही हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसमें हमें जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है पहला समूह। समूह यानी आप सबको पता होना चाहिए ऊपर से नीचे, और आवर्त का मतलब हमें जाना है बाएं से दाएं। तो ये आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए कि समूह अगर हमें कहा है, समूह मतलब ऊपर से नीचे हमें जाना है, और आवर्त यानी हमें बाएं से दाएं तरफ जाना है। तो पहला समूह पूछा है, मतलब कि हमें ये देखिए, ये हमारा पहला समूह है, तो यहाँ से हमें अपनी निगाह हटानी नहीं है। ये पहला समूह और ये हमारा दूसरा आवर्त। अगर आप यहाँ पे बेरिलियम ले लेंगे तो बच्चों बेरिलियम जो है वो दूसरे समूह का तत्व हो जाएगा, है ना, ये हमें समझना है। हाँ, तो हमें, मैंने क्या बताया आपको, आपको पहले समूह से हटना नहीं है। ये पहला समूह और ये दूसरा आवर्त, यानी कि जो तत्व हमारा है वो लिथियम हो जाता है। तो लिथियम जो है वो पहले समूह और दूसरे आवर्त का तत्व है। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है इसका परमाणु क्रमांक दर्शाने वाली आकृति। तो अब यहाँ पे हमें लिथियम का परमाणु क्रमांक हमें दर्शाना है, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दर्शाना है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखने के लिए हमें तत्वों का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, और दूसरे आवर्त में है तो कक्षाएं होंगी इसके पास 2। तो आपको यहाँ पे एक न्यूक्लियस ऐसे बना लेना है छोटा सा, इसके अंदर लिख देना है Li, लिथियम का परमाणु, और उसके यहाँ पे 2 कक्षाएं दिखा दीजिए आप। और जैसा कि आप जानते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी कक्षा में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप अपना चित्र बना सकते हैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। और यहाँ बगल में आप लिख दीजिए लिथियम 2,1। 2 कक्षाएं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आप इतना अगर आपने काम कर दिया तो आपको यहाँ पे 1 अंक की प्राप्ति आराम से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे प्रश्न ले लेते हैं हम अपना। क्यों? सारे चैप्टर्स को पढ़ दीजिए बच्चों, क्योंकि हमको चैप्टर के बीच में भी कई सारे आपको कृतियां हैं उसमें। तो अगर आप चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो आप आराम से इन प्रश्नों के उत्तर जवाब आप आराम से दे सकते हैं। इसी कड़ी में आगे देखिए, लास्ट का जो हमें प्रश्न पूछा है वो है आवर्त सारणी में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। इस कथन को आवर्त सारणी के आधार पर स्पष्ट करिए। ये यहाँ पर ये आधार है, गलती से आधार टाइप हो गया है। तो आवर्त सारणी पे देखिए बच्चों, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन पेपर सेटर्स का। तो बाएं से दाहिनी ओर जाने पर त्रिज्या कम होती जाती है। तो हमें आवर्त सारणी में अगर हमें परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है या बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो ये सबका उत्तर ना ये हमें लिख देना है कि आवर्त सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाहिनी ओर जाते हैं तो क्रमशः परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि कक्षाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। कक्षाएं, क्योंकि आवर्त में कक्षाएं वही रहती हैं। तो जो बढ़ा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी अंतिम कक्षा में समाविष्ट होता रहता है, और जिससे क्या होता है, केंद्रक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल बढ़ते जाता है और परमाणु का आकार छोटा होते जाता है। तो ये आपने पढ़ा भी है, आपको पता भी है, आपने सब स्टडी किया हुआ है, और अब तो जनवरी महीना खत्म होने आ गया है, आपने काफी सारा थोड़ा बहुत रिवीजन भी किया होगा।
तो ये उत्तर आप जानते ही हैं। तो यही उत्तर इसमें हमें डाल देना है कि हम जब बाएं से दाहिनी ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वह उसी कक्षा में समाविष्ट होता है, और जिस वजह से केंद्र और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बढ़ जाता है और इस वजह से परमाणु का आकार छोटा होते जाता है। तो यही उत्तर आपको वहाँ पे डालना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक प्रश्न कर लिया और हमारे 5 नंबर हमारे तैयार हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा परमाणु आवर्त सारणी से ही संबंधित प्रश्न है। इसमें आप देखिए ऊपर आपको यहाँ पर एक सारणी दी है, तालिका दी हुई है, इसको आपको पढ़ना है तो आप समझ जाएंगे। ये तत्व लिखा है ऊपर, तत्व है हमारा ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम और लिथियम, और नीचे इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या दी गई है। जैसे ऑक्सीजन की त्रिज्या है 66, बोरॉन की है 88, कार्बन की है 77, नाइट्रोजन की है 74, बेरिलियम की है 111 और लिथियम की 152। तो ये जानकारी हमको मिल गई कि तत्व दिए गए हैं और तत्वों का परमाणु त्रिज्या दी गई है। अब जो प्रश्न पूछे गए हैं वो उस पर हम नजर डालते हैं। तो जो पहला प्रश्न हमको पूछा गया है वो है उपर्युक्त तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्याओं के अवरोही क्रम में लिखिए। तो बच्चों अवरोही क्रम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आरोही और अवरोही, आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। और अवरोही ठीक इसका उल्टा होता है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अवरोही पूछा है, तो अवरोही का मतलब हमें घटता हुआ क्रम लेना है, मतलब सबसे बड़े को लेना है पहले, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पे अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है हमको दिख रहा है लिथियम। हमको दिख रहा है लिथियम जो है सबसे बड़ा है। तो आप यहाँ पर अपनी सारणी इस प्रकार से बना लीजिए। आप यहाँ पे 2 कॉलम बना लेंगे, तत्व, और यहाँ लिख लेंगे उनकी परमाणु त्रिज्या लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे लिथियम और लिख देंगे यहाँ पे 152। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे उसके बाद कौन है, बेरिलियम है। यहाँ फिर आप लिख देंगे बेरिलियम 111 और सो ऑन। तो इस प्रकार से 2 आप कॉलम अपने खींच लेंगे, तत्व और परमाणु क्रमांक। एक कॉलम में आप लिख देंगे तत्व, एक में लिख देंगे परमाणु क्रमांक। तो इसमें जो तत्व जिसका त्रिज्या सबसे बड़ी है उसको लिख लेंगे पहले, लिथियम 152, बेरिलियम 111, उसके बाद हमें दिख रहा है बोरॉन 88, फिर कार्बन 77, फिर नाइट्रोजन 74 और लास्ट में आएगा ऑक्सीजन 66। सबसे पहले आ रहा है लिथियम और लास्ट में आएगा ऑक्सीजन 66। ठीक है, तो ये हमारी सारणी ऐसे तैयार हो जाएगी। उसके अगला प्रश्न क्या पूछा है हमको कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपर्युक्त तत्व किन आवर्तों के हैं। तो बच्चों जब भी हमें आवर्त अगर पूछता है कि किस आवर्त के तत्व हैं, तो हमें इसको जानने के लिए हमें इन तत्वों का परमाणु क्रमांक जानना आवश्यक है। परमाणु क्रमांक हमें पता चलेगा तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि तत्व किस आवर्त का है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लेती हूँ ऑक्सीजन, तो अब हमको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8 परमाणु क्रमांक है। तो पहली कक्षा में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो कक्षाओं की संख्या है वो है 2, पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 6। अगर आप बोरॉन को भी लेते हैं तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 5। तो 5 है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में आ जाएगा 3। तो यहाँ पे भी 2 कक्षाएं होंगी, पहली में 2 और दूसरी में 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी तत्व हैं उनके पास 2-2 कक्षाएं आ रही हैं। तो जितनी कक्षाएं होती हैं तत्व उसी आवर्त में होता है। या इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं कि जो तत्व जिस आवर्त में होता है उसके पास कक्षाएं भी उतनी होती हैं। अगर तत्व दूसरे आवर्त में है तो कक्षाओं की संख्या 2 होगी, तत्व तीसरे आवर्त में है तो कक्षाओं की संख्या 3 होगी। समझ में आया? तो अगर 2 कक्षाएं हैं मतलब वह तत्व दूसरे आवर्त का है। तो इस प्रकार से आप पता लगा पाएंगे कि यहाँ पे जितने भी तत्व हैं वो सभी दूसरे आवर्त के हैं। तो आपको उत्तर अपना लिखना है कि उपर्युक्त तत्व दूसरे आवर्त के हैं। बस इतना हमें लिखना है। तीसरा प्रश्न है तत्वों का यह व्यवस्थापन आधुनिक आवर्त सारणी में उपर्युक्त आवर्तन से कैसे समान है। तो बच्चों यहाँ पे वही देखिए, यहाँ पे जो आपको बेसिकली जो चीज दी गई है वो वही है, तत्व दिया है और परमाणु क्रमांक दिया है। तो बस वही उत्तर डाल दीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा गया है, और इस वजह से परमाणु क्रमांक जो है
जैसे जैसे हम आगे जाते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है। तो एक आवर्त में जब हम जाते हैं बाएं से दाएं तो परमाणु क्रमांक में क्रमशः वृद्धि और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि, लेकिन कक्षाओं की संख्या समान होने की वजह से वह इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में ही अपनी जगह बनाता है और उस वजह से केंद्र और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है, कम होती जाती है। तो यही उत्तर आपको यहाँ पे भी डाल देना है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा परमाणु किन तत्वों का है? अब आप देख सकते हैं, आपने ये सारणी पहले ही बना ली है, ये वाली सारणी। तो आप देखो यहाँ पे लिथियम। अब जो तत्व जिसके परमाणु जिसकी त्रिज्या ज्यादा होती है वह वृत्त बड़ा होता है, जिसकी त्रिज्या कम होती है वह वृत्त छोटा होता है। तो यहाँ पे जो लिथियम है उसकी त्रिज्या है 152, सबसे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जो लिथियम है वो सबसे बड़ा परमाणु होगा और ऑक्सीजन उसकी त्रिज्या सबसे कम है, 66 है, तो वह सबसे छोटा होगा। तो इस सारणी से आप यहाँ पता लगा पाएंगे कि सबसे बड़ा परमाणु लिथियम का है और सबसे छोटा परमाणु ऑक्सीजन का है। तो आप ऐसे अपना उत्तर यहाँ पे लिख पाएंगे। तो लिथियम बड़ा परमाणु और ऑक्सीजन छोटा परमाणु। तो एक नंबर आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर त्रिज्या में होने वाले परिवर्तन में कौन सा झुकाव? फिर से वही प्रश्न आया है, तो इस सेम वही उत्तर आपको डालना है कि बाएं से दाहिनी ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रमशः कम होती जाती है। बस एक लाइन में आपको उत्तर लिखना है। यही झुकाव हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हम बाएं से दाहिनी ओर जा रहे हैं परमाणु त्रिज्या क्रमशः कम होती जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे पांचों प्रश्नों के उत्तर आपने अच्छे तरीके से दे दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये भी बहुत ही फेवरेट प्रश्न है और ये पिछले मार्च 2020 के प्रश्न पत्र में ये आया था और सारे बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया था और सभी बच्चों ने इसमें 4 से 5 अंक ले लिए थे। बहुत ही इजी प्रश्न ये पूछा गया था बच्चों, तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको भी एग्जाम में आसान आसान प्रश्न ही पूछे जाएंगे। बस अपनी तैयारी रखिए, मेहनत करिए और खूब सारे प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस कीजिए। तो इतना अगर आप करते हैं, अपने अंदर विश्वास रखिए कि आप कर पाएंगे और सारे चैप्टर्स को पढ़ डालिए। प्रश्न पेपर जितने मिलते हैं सबको हल कर दीजिए। बस इतना आप करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। इसकी मैं पूरे उम्मीद से ये कह सकती हूँ। तो ये प्रश्न पिछले पेपर में आया हुआ था। अब इसमें जो प्रश्न है, जंग किसे कहते हैं? जंग आपने अपने घर में सुना होगा, देखा भी होगा। लोहे की वस्तुओं पर ज्यादातर जंग लग जाता है। तो क्या होता है कि जैसे हमारे खिड़की दरवाजे जो लोहे के बने होते हैं, वो जो वातावरण है, हमारा जो वायुमंडल है, उसकी जो हवा है, ऑक्सीजन है, नमी है, उनसे क्रिया करते हैं और क्रिया करके उनके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। इसी परत को हम जंग कहते हैं। आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, आपको पता है। तो इतना उत्तर आप लिख देंगे, आपको वहां पे एक नंबर मिल गया। अब जंग का रासायनिक सूत्र पूछा है। जंग का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है, तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये सीधे सीधे आपको यहाँ पे प्रश्न में दे ही दिया गया है। जमा हुआ जंग Fe2O3H2O। Fe2O3.H2O यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, बस आपको देख के उतारना है। देख के उतार देंगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा। बस प्रश्न को आप पढ़िए, यहाँ पे जमा हुआ जंग लिखा है, तो जंग का रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख गया हमको और हमने देख के उत्तर लिख दिया। उसके बाद है धनाग्र भाग में एनोड के पास आयरन का ऑक्सीकरण। अब देखो यहाँ पे धनाग्र हमें दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है धनाग्र, उसके नीचे देखिए एक रिएक्शन लिखा हुआ है। बस इसी को देख के हमें ठीक जैसे लिखा है वैसे हमें उतार देना है। जैसे लिखा हुआ है वैसे हमें उतार देना है। Fe2++2E- है ना, एक नंबर तैयार। बस देख के उतारना है। उसके बाद ऋणाग्र भाग में कैथोड के पास ऑक्सीजन के अपचयन की क्रिया। तो देखिए यहाँ पे आपको ऋणाग्र भी दिखाई दे रहा है, तो जो नीचे वाला रिएक्शन है ये आप वहां पे उतार दीजिए, आपको उत्तर नंबर वहां पे मिल जाएंगे, एक नंबर। उसके बाद पूछा है क्षरण क्या है? तो क्षरण मतलब क्या होता है? जो धातुएं ज्यादातर लोहे से बनी वस्तुएं जिनमें वातावरण की जो घटक है, आर्द्रता, नमी या ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और उनके ऊपर जंग लग जाती है और उसकी वजह से जल्दी टूटती हैं, खराब हो जाती हैं,
और इसी को हम कहते हैं उनका क्षरण। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर यहाँ पे आप लिख सकते हैं और यहाँ पे आप 5 में से 5 अंक आराम से आप ले सकते हैं। आगे बच्चों हैं, बेरियम सल्फेट के विलयन में आपने पोटेशियम क्रोमेट डाला। तो ये आपने क्रिया की, आपने बेरियम सल्फेट लिया, उसमें आपने पोटेशियम क्रोमेट को डाल दिया। तो आपने निरीक्षण किया, उसके आधार पे आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि निर्माण हुए अवक्षेप का रंग कौन सा था, अवक्षेप का नाम लिखिए, अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया को आप विस्थापन कहेंगे कि युग्म विस्थापन कहेंगे, और युग्म विस्थापन की परिभाषा। ऐसे 5 प्रश्न इसमें आपको पूछे गए हैं और हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो बड़ा ही आसान है। अब इसमें बेरियम सल्फेट आपको कहा है, तो आपको ऐसे या ये आपका बेरियम सल्फेट है BaSO4 और पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, ये आपने लिख दिया। तो आपको क्या मिलता है, देखिए Ba+SO4- K2+CrO4-। तो हमेशा जो प्लस होता है बच्चों, प्लस जाता है माइनस के साथ। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको जो मिलेगा वो होगा BaCrO4 प्लस ये माइनस और ये प्लस ज्वाइंट हो जाएंगे। प्लस को हमें लिखना होता है पहले, तो हम K2 को पहले लिखेंगे K2SO4। K2SO4 यहाँ पे मैं फिर से लिखती हूँ मैं, BaSO4 प्लस K2CrO4। पासवर्ड डालिए, आप ओपन करने। मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। आपको सामने सामने ही लिखना है, जगह न होने की वजह से मैं नीचे लिख रही हूँ। BaCrO4 प्लस K2SO4। तो ये आपका रिएक्शन होगा। जो हमें देखो तीसरा प्रश्न हमें पूछा गया है कि इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये हमारा समीकरण हमने लिखा और ये संतुलित भी है, तो इतना हम लिखेंगे, 1 नंबर हो गया। अब इसमें पूछा है कि निर्माण हुए अवक्षेप का रंग कौन सा है। तो ये इसमें एक अवक्षेप तैयार हुआ है जो कि है पीले कलर का, तो आपको लिखना है पीला। इस अवक्षेप का नाम बेरियम क्रोमेट, देखिए बेरियम पोटेशियम क्रोमेट था ना, क्रोमेट है, तो बेरियम क्रोमेट, इसका नाम आप लिखेंगे बेरियम क्रोमेट। ये हो गया। संतुलित समीकरण भी आपने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आपसे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि ये विस्थापन है या युग्म विस्थापन। तो यहाँ पे युग्म विस्थापन हुआ। देखिए ये प्लस और ये प्लस Ba+ और CrO4- ये आपस में जुड़े हैं। फिर K2 प्लस और SO4- ये जुड़े। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयनों का एक्सचेंज हुआ है। प्लस इधर का प्लस उधर के माइनस से गया है, इधर का प्लस इधर माइनस से गया है। तो यहाँ पे आयनों की अदला बदली हुई है। तो इसलिए ये जो अभिक्रिया है ये बच्चों युग्म विस्थापन है। और फिर नीचे प्रश्न पूछा है कि युग्म विस्थापन की परिभाषा लिखिए। तो आपको पता है, आप जानते हैं कि जिस अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली होकर अवक्षेप का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को हम युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपने पढ़ा है, आपने सीखा है, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो 5 प्रश्न पूछे गए थे कि इस निर्मित हुए अवक्षेप का नाम आपने लिख दिया पीला, अवक्षेप का नाम बेरियम क्रोमेट। फिर संतुलित समीकरण ये आपने लिख दिया, संतुलित समीकरण आपका है। विस्थापन है या युग्म विस्थापन है, आपका उत्तर है युग्म विस्थापन। और लास्ट में युग्म विस्थापन की परिभाषा। तो इस प्रकार से 5 नंबर आपको आराम से ऐसे तो मिल जाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न बच्चों यहाँ पे पूछते भी हैं, तो बहुत ज्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास ऑप्शन भी होता है, 2 दिए होते, 2 में से 1 करना होता है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि आप प्रश्न को पढ़ लीजिए और आपको जो लगे कि हाँ इस प्रश्न में मैं ज्यादा अच्छे से उत्तर दे सकती हूँ, उसी प्रश्न को आप अटेम्प्ट करिए। और बच्चों आप इसमें 5 में से 5 अंक आराम से ले लेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप बहुत आराम से कर लेंगे। बस प्रैक्टिस करते जाइए, बस जितने आपको इस टाइप के जितने प्रश्न मिले, हर पेपर का जितने भी आपको पेपर मिलेंगे, लास्ट ईयर का पेपर हो गया, या जो लास्ट ईयर जो बीएमसी ने हमने जो 5 लास्ट ईयर बच्चों को हमने 5 प्रीलिम पेपर करवाए थे, तो वो 5 पेपर आप कहीं से इकट्ठा करिए। तो हर पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हर पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 आप दोनों, ऐसा मत करो यहाँ पे लिखा है कोई एक, आपको कोई एक ही करना, आपको तो प्रैक्टिस करनी है ना। तो आप दोनों प्रश्न, तो हर पेपर का क्वेश्चन 4 का जो दोनों प्रश्न रहेगा, वो आप एक जगह पे एक फुलस्केप पे या एक नोटबुक पे पूरा हल करके
अपने पास तैयार रखिए और घुमा फिरा के उसी में से पूछेंगे बच्चों, कहीं बाहर से नहीं आएगा, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आएगा। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस इन प्रश्नों की आप कर सकते हैं करिए, क्वेश्चन पेपर से करिए। अब आपकी तैयारी क्वेश्चन पेपर से होनी चाहिए, तो पाठ को मत पढ़ते जाइए, आप सीधे प्रश्न पेपर उठाइए और उसके प्रश्नों को हल करिए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप करेंगे तो आपको जाहिर से आपको बहुत अच्छे नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए एक आपको देखिए भी आ सकता है आपको एग्जाम में। तो ये एक जो फिगर दी हुई है, इस फिगर को आप देख लीजिए, आप फिगर आप फेमिलियर है, आपकी किताब में दी हुई है। प्रश्न पूछा है कि उपर्युक्त आकृति कौन से उपकरण की रचना दर्शाती है। तो बच्चों को पता है कि यहाँ पे जहाँ पे बैटरीज लगी हुई हैं, जहां भी ऐसे बैटरी लगी होगी तो वो आकृति हमारी मोटर की ही होगी, ये हमको पता होना चाहिए। तो जो आकृति है ये मोटर की है। अब अगला प्रश्न पूछा, तो आपने इतना उत्तर लिख दिया कि उपयुक्त आकृति मोटर की रचना दर्शाती है। तो इतने उत्तर के लिए आपको यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा। बस मोटर आपने लिखा, 1 नंबर आपका तैयार है। अब इसमें पूछा है आपसे कि यह जो उपकरण है वह कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका सिद्धांत क्या है कि धारा जो चालक है हमारा, चालक मतलब जिसमें से धारा बहने वाली, जो यहाँ पे आपको ये कुंडली दिख रही है ना, ये ABCD, ये हमारा चालक है क्योंकि करंट हमारी इसमें से बहने वाली है। ये तो ये जो चालक है, अगर इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें और अगर यह चालक चुंबकीय क्षेत्र को लंबवत हो तो उस पर एक बल प्रयुक्त होता है, इस चालक पर एक बल प्रयुक्त होता है। अगर इस चालक को, अगर हम इस चालक में करंट प्रवाहित करें और इस चालक को अगर हम चुंबक के मध्य में रखें तो इस चालक पर एक बल लगता है और यह जो मोटर है वो इसी गुणधर्म पर कार्य करती है। तो ऐसा आपको यहाँ पे लिखना है। कुंडली ABCD कौन से नियमानुसार घूमती है, तो आपको पता है मोटर चलाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, तो मोटर तो हमें यहाँ पे लिखना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये जो हमारा ABCD जो ये कुंडली है, यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार घूमती है। 1 नंबर आपके पास। उस नियम को अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो बच्चों इसको आपको ऐसे दिखाना है कि हमें अपने बाएं हाथ की जो उंगली है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, उसको एक दूसरे के ऊपर हमने आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने लंबवत रखा तो जो हमारा तर्जनी है, जो हमारी तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है और जो मध्यमा है वो करंट की दिशा में अगर हमने रखा है तो जो हमारा अंगूठा होगा वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो उस नियम को आपको उस नियम को आपको लिख देना है बस। उसके बाद इस उपकरण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो भाई मोटर का उपयोग तो बहुत जगह करते हैं, आपको पता है कहाँ कहाँ करते हैं। पंखे में करते हैं हम, हेयर ड्रायर में करते हैं हम, मिक्सर में करते हैं, फ्रिज में करते हैं, वॉशिंग मशीन में करते हैं, ब्लेंडर्स में करते हैं, बाल सुखाने के यंत्र में करते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर में करते हैं, टेप रिकॉर्डर में करते हैं, लिफ्ट में करते हैं। ऐसे कई जगहों पर हम मोटर का उपयोग करते हैं। तो कोई 2-4 आप नाम दे देंगे, आपके घर में हम जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा फ्रिज हो गया, हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, हमारा मिक्सर हो गया, हमारा हेयर ड्रायर हो गया। तो 3-4 नाम अगर आपने लिख दिए, आपका पंखा, पंखा जो हमारा है, तो ये 4-5 नाम अगर आप लिख देते हैं, 2 नाम, 3-4 नाम, तो आपको यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करिए और नंबर लीजिए। अब बच्चों इसी जो हमने जो पहला प्रश्न देखा ना, इसी प्रश्न को इस तरीके से भी आपको पूछ सकता है, मतलब डायग्राम नहीं दे करके सीधे इस तरीके से पूछ दिया। देखिए, तब प्रश्न वही है, बस जो तरीका है पूछने का वो बदल गया है। तो इसमें क्या पूछा है आपको, विद्युत चरित्र यानी कि मोटर का सिद्धांत लिखो और स्वच्छ और नामांकित आकृति बनाओ उसकी और उसकी रचना को बताओ। तो यहाँ पे जैसे पहले प्रश्न में डायग्राम हमको दे दिया गया था और डायग्राम के ऊपर हमको प्रश्न पूछे गए थे, तो इसमें वो चीज नहीं की गई है, बट हमें करना वही है, प्रश्न वही है, थोड़ा घुमा के अलग से पूछ दिया गया है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें जो मोटर की जो रचना है उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसका सिद्धांत लिखना पड़ेगा कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो चालक पर बल प्रयुक्त होता है। फिर उसका आकृति आप बना देंगे, फिर उसकी रचना आप कर देंगे कि उसमें कौन कौन से घटक होते हैं, आर्मेचर कुंडली होती है,
फिर उसमें अर्धवृत्ताकार परावर्तक होता है, इसमें कार्बन के ब्रश होते हैं, बैटरीज होती हैं, चुंबक होता है। ये सारे घटक के नाम आप लिख देंगे और इस प्रकार से आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे। बच्चों, ये भी एक प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक का ही है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बड़ा ही आसान है और बच्चे इसको बहुत मजे से करते हैं। और आई होप कि आपको इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ताकि आप 5 में से 5 नंबर आप ले लें इसमें। तो ये टेक्स्ट बुक का ही प्रश्न है और आप सबने कई बार इसको हल भी किया होगा। तो इसमें प्रश्न पूछा है, ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होता है? बच्चों, आपने पांचवें पाठ में पढ़ा है कि जो अगर आपने गर्म चीज और ठंडी चीज को साथ में रखा हुआ है, तो जो ऊष्मा है वो गर्म से ठंडे के पास जाएगी। तो गर्म मतलब अधिक तापमान और ठंडा मतलब कम तापमान। तो जाहिर सी बात है भाई, जिसके पास ज्यादा होगा वही देगा ना। तो जो गर्म चीज है उसके पास ज्यादा मात्रा में ऊष्मा है, तो अपनी ऊष्मा किसको देगा? वो ठंडे को देगा जिसके पास ही कम ऊष्मा है। और ये जो स्थानांतरण है वो चलता रहेगा तब तक जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए। तब तक गर्म वस्तु से जो ऊष्मा है वो ठंडी वस्तु की ओर जाती रहेगी। तो यही यहाँ पे लिखना है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होता है। तो आप इसमें लिखेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, ये आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे गर्म और ठंडी वस्तु को साथ में रखने पर। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हमें ऊष्मा के कौन से सिद्धांत का बोध होता है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊष्मा का विनिमय मतलब व्यापार हो रहा है। एक एक जगह से ऊष्मा कहाँ जा रही है? दूसरी ओर जा रही है। तो इस यहाँ से हमें ऊष्मा के विनिमय का सिद्धांत, विनिमय मतलब स्थानांतरण, आदान प्रदान, कोई देता है और कोई लेता है। तो इसे हम कहेंगे ऊष्मा का विनिमय। तो ऊष्मा का विनिमय क्या है? ऊष्मा का विनिमय मतलब एक जगह से ऊष्मा कहाँ जा रही है? दूसरी ओर जा रही है। जिसके पास ज्यादा है उससे वो कम के पास जा रही है, मतलब गर्म से ठंडी के पास जा रही है, मतलब अधिक तापमान से लो तापमान की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ऐसी स्थिति में हमें ऊष्मा के विनिमय का सिद्धांत का बोध होता है। तो इतना उत्तर आप लिख देंगे, आपको एक नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको पूछा है कि इस सिद्धांत को संक्षिप्त में लिखो। तो आपको इसमें लिखना है कि अगर हम दो वस्तुओं को वायुमंडल से अलग कर दें और उनको हम साथ में रखें जिसमें कि एक ठंडी हो और एक गर्म हो, तो गर्म वस्तु से ऊष्मा ठंडी वस्तु की ओर जाती है और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए। तो ये आप लिख देंगे, आपको यहाँ पे एक नंबर मिल जाएंगे। आपने सब पढ़ा हुआ, आपको पता है बच्चों। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि इस सिद्धांत का उपयोग पदार्थ के किस गुणधर्म के मापन के लिए किया जाता है? तो इस सिद्धांत का उपयोग पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा धारिता के मापन के लिए किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता के मापन के लिए किया जाता है। अब उसकी परिभाषा, तो यहाँ पे आपको विशिष्ट ऊष्मा धारिता की परिभाषा लिखनी है और वो परिभाषा आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 68 पर आपको दिया गया है। ब्लैक बोल्ड लेटर्स में दिया गया है कि इकाई, उससे संबंधित एक आपको प्रयोग भी दिया गया है कि 3 गोले लिए हैं, एक लोहे का है, एक तांबे का है और सीसा का है, और तीनों गोलों को समान मात्रा में हीट दी गई है। फिर उनको मोम में डाल दिया गया, तो जो लोहा है वो मोम में अधिक गहराई तक गया कि लोहे ने मोम को ज्यादा पिघलाया कि लोहे के पास ज्यादा ऊष्मा गई। तो ये मतलब हर पदार्थ की ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता, क्योंकि इसे सबके लिए विशिष्ट होती है। ऊष्मा को धारण करने की क्षमता हर पदार्थ की अलग अलग होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं विशिष्ट है, सबके लिए विशिष्ट है। तो इसका जो परिभाषा है वो क्या है? इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। उसको हम स्मॉल सी लेटर से दर्शाते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे परिभाषा लिख देंगे कि इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो आप ऊष्मा देंगे उस ऊष्मा को हम विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये 5 नंबर का सवाल हो गया हल। आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये भी आपको 5वें पाठ में से है और ये भी पूछा गया है। आपके 5वें पाठ में 2 आलेख, आप स्वाध्याय में अगर देखें तो आपको 2 आलेख दिए गए हैं। तो इन दोनों आलेख में से आपको कोई भी एक आ सकता है, तो दोनों आलेख को आप तैयार कर लीजिएगा। एक आलेख मैंने यहाँ पे आपको लिया है।
तो इसमें आपको एक चित्र दिया गया है, आलेख क्या दर्शाता है बच्चों? तो अगर आप आलेख को ध्यान से देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है, ये टेम्परेचर है और ये समय है ना? तो ये जो आलेख है ये किसके बारे में आलेख है? थोड़ा अगर आप आलेख को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आलेख है वो तापमान में होने वाला परिवर्तन और समय, तापमान में परिवर्तन हो रहा है 10, 20, 30, 40 टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है और समय अनुसार जो टेम्परेचर में जो बदलाव आ रहे हैं उसका संबंध दिखा रहा है। तो आप उत्तर इसमें लिखेंगे कि तापमान में होने वाला परिवर्तन और समय, इस संबंध को दर्शाता है ये आलेख। ठीक है, फिर इसमें दिखा, अगला प्रश्न पूछा है कि रेख ए बी क्या दर्शाती है? तो आप देख लो भैया यहाँ पे रेख ए बी कहाँ है? तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रेख ए बी देखिए यहाँ दिख रही है हमको, ए बी है ना, यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है। तो अगर आप देखें तो ए बिंदु जो है वो शुरू हो रहा है 0 से और बी बिंदु जो है 4 है, मतलब यहाँ पे समय में परिवर्तन हो रहा है, समय 0 से 4 मिनट का हो गया। लेकिन जो तापमान अगर आप देखें तो ए बिंदु पर टेम्परेचर 0 है और बी पर भी टेम्परेचर 0 ही दिख रहा है, मतलब तापमान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, समय बढ़ रहा है। समय 0 से 4 हो गया है, ए पे 0 है, बी पे 4 है, समय में बदलाव हुआ लेकिन तापमान जो है वो 0 पे ही अटका हुआ है ना? तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो मतलब बर्फ भी दिख रही है और पानी भी दिख रही है, मतलब ठोस भी दिख रहा है और द्रव्य भी दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो ए बी है, ए बी जो रेखा है वो हमें दिखा रही है कि स्थिर तापमान पर, तापमान स्थिर है, 0 पे है, स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण। ठीक है बच्चों, तो हमें ए बी क्या दिखा रहा है? ए बी हमें दिखा रहा है कि स्थिर तापमान पर, क्योंकि यहाँ पे बर्फ जो है पिघल रही है, बर्फ पिघल पिघल के पानी बन रही है, तो बर्फ भी है और पानी भी है, बर्फ पिघल के पानी का रूप ले रही है। तो और ये किस पे हो रहा है? तापमान यहाँ पे स्थिर दिख रहा है, समय बढ़ रहा है, तापमान स्थिर है। तो स्थिर तापमान पर बर्फ के पानी में बदलने की क्रिया आपको दिखा रही है। अगला प्रश्न पूछा है कि द्रवणांक मतलब क्या? जो द्रवणांक यानी द्रवण होना, मतलब पिघलना, पिघलना मतलब ठोस का रूपांतरण द्रव में होना, या यहाँ पे बर्फ का रूपांतरण पानी में होना। तो ये कब होता है? देखिए यहाँ पे बर्फ का रूपांतरण पानी में हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन तापमान क्या है? स्थिर है। तो स्थिर तापमान पर बर्फ का पानी में रूपांतरण हो रहा है, मतलब ठोस का रूपांतरण द्रव में हो रहा है। तो उत्तर आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि जिस स्थिर तापमान पर ठोस का रूपांतरण द्रव में होता है, उस स्थिर तापमान को हम द्रवणांक कहते हैं। तो उत्तर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद रेख बीसी क्या दर्शाता है? अगर आप बीसी पे जाएं तो अब देखो बी पर जो समय है वो 4 है और सी पर जो समय है वो देखिए कम से कम आप अगर देखें तो 20 दिख रहा है, मतलब समय में परिवर्तन हुआ है, साथ ही साथ तापमान में भी परिवर्तन हुआ है। जो टेम्परेचर है बी पर वो है 0 और जो सी पर है वो क्या है बच्चों? 0 है। सी पर टेम्परेचर कितना दिख रहा है? देखो 0, और बी पर कितना है? बी पर है 0। तो यहाँ पे हमें बीसी क्या दिख रहा है? बीसी हमें दिख रहा है कि यह पानी का तापमान 0 से कहाँ चला गया? 100 पे चला गया। तो हमें वही लिखना है कि रेख बीसी यह पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि को दर्शा रहा है, ये आपको लिखना है। फिर इसके बाद रेख सीडी को पानी का क्या कहते हैं? तो रेख सीडी, अब यहाँ पे देखना सी पे भी टेम्परेचर 100 है, डी पे भी टेम्परेचर हमारा 100 है, तो यहाँ पे स्थिर तापमान है और यहाँ पे द्रव क्या बन रहा है? वायु बन रहा है, मतलब क्वथन हो रहा है। तो हमें सीडी क्या दिखा रहा है? सीडी हमें दिखा रहा है स्थिर तापमान पर द्रव का गैस में रूपांतरण यानी कि क्वथनांक। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिखेंगे कि सीडी हमें ये दिखाता है कि स्थिर तापमान पर द्रव का रूपांतरण गैसीय अवस्था में हो रहा है। ऐसा भी उत्तर आप लिखेंगे तो भी चलेगा। तो सारणी को आपको ये जो आपका आलेख दिया है इसको ध्यान से पढ़िए और पढ़ के इन प्रश्नों के आप जवाब दीजिए। 11:30। तो बच्चों हमने जितने भी संभावित प्रश्न थे वो हमने देख लिए हैं, और अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए बच्चों। और कब तक मिल जाएगा अपने को? परमानंद कुमार आप
पूछिए क्या पूछना आपको। ओके, तो परमानंद कुमार। ये भी काइंड मेरे को अगर आप हेलो 27-28 बच्चों। में दे पाएं तो अच्छा है। तो ऑफिस हेलो परमानंद। देखिए ना, क्योंकि हेलो। अब देखिए आज को परमानंद। परसों ओके, तो हैंड 26 रेस किया 27 है आपने, 28 तो आप पूछिए क्या मेरे को पूछना दे है आपको। सकते, अगर शाम शाम तक भी दे दे तो भी मेरा चल जाएगी। 29 को मुझे जाना है ऑफिस। हाँ, अर्जेंट में थोड़ा कर दो यार। और कोई किसी को और? कुछ पूछना है बच्चों? और कोई नहीं तो ठीक है ना, और कोई 27 का भी दिन पूछना ले लो, चाहता है चाहे कोई तो मेरे को प्रश्न? 28 का दिन में दे दो कभी भी। ठीक है, 28 का दिन में दे दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है।